बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, और एक ग्लास जो पेन रखे हैं आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए है, तो तुम लोगों ने मेरा फोटोशूट करा दिया, बात अलग है। आगे देखते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आज हम लोग बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, बट हाँ कुछ एक्सपेरिमेंट भी है उनको भी समझेंगे, और किस तरीके से कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे बनते हैं, आज इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बेटा एटम की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्शन में आपको मोल कॉन्सेप्ट से कराया था, लेकिन जो एटम जो हमारी बुक स्टार्ट करती है वो यहाँ से करती है। एक्चुअल में एटम एक ग्रीक वर्ड है एटोमियो। क्या वर्ड है? एटोमियो, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, जो कि और डिवाइड नहीं हो सकता है, उससे आया है। और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना होगा कि हमारे पास बेसिकली साइंस इंडिया से भी काफ़ी कुछ चीज़ें ओरिजिनेट हुई, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा महर्षि ये महर्षि वो, इतने सारे हमने पढ़ रखे हैं, साइंटिस्ट तो बाद में आए, लेकिन हमारी इंडियन संस्कृति ने तो बहुत पहले से ही कर्मकांड कर रखे हैं। ये एरोप्लेन, ये विल्बर और ऑरवेल राइट ब्रदर्स, क्या हमारे तो रावण के पास पुष्पक था हैं, और नारद जी नारायण नारायण करा कहीं भी चले गए, जरूरत ही क्या है हवाई जहाज की, है ना। तो हमारे यहाँ तो कुछ अलग ही चीज़ थी, लेकिन कहने का मतलब ये है जब से फिलॉसफी खत्म हो साइंस की तरफ आए, तब कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या रिएक्शन दिखाए, कैसे कैसे चीज़ें दी, ये आज हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं महर्षि कनद महर्षि थे। उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग किसी भी एक चीज़ को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते 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 हम लोग उसके सबसे छोटे पार्ट पर पहुंच जाएंगे, और वो छोटा पार्ट जो कहीं और डिवाइड नहीं हो सकता उसे कहते हैं हम लोग पदार्थ। क्या बोल देंगे? पदार्थ। उसके बाद एक और थे, सी से नाम था, कौन सा था? पाकुधा कट्टायामा, ये भी इंडियन फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा कि जितने भी चीज़ें बनी हैं वो एक दूसरे से मिलकर बनी। वेल ये सब चीज़ें फिलोसफिकल चलते हैं। इसी टाइम पे ग्रीक फिलोसोफर भी थे, डेमोक्रिटस और एक दो, यार ये नाम अब याद होते नहीं है, हाँ इन्होंने एटम्स नाम दिया था, वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स है ना, जो कि डिवाइड नहीं हो सकते। उस टाइम पे ग्रीक में मैंने आपको बता दिया एटोमियो का मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल, ठीक है। अब जब तक आपके पास जोसेफ प्राउस्ट और एंटोन वैन लेवोजियर, ये दो साइंटिस्ट थे जिनके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे, जब इनके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आए तब जाकर चीज़ें बहुत आसानी से परत बाय परत खुलने लगी। इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो चीज़ बताई उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है और बहुत ही ध्यान से हमें समझना है, और इसका आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है पहले समझते हैं। बेटा किसी भी रिएक्शन में लेट्स से A प्लस बी ने मिलकर C दे दिया या C प्लस बी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। जिस चीज़ को हम लोग रिएक्शन के दौरान लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आपके रिएक्टेंट्स। तो A और B हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे बेटा? रिएक्टेंट होंगे। और जो मेरे पास C आया है बेटा, ये मेरे पास क्या होने वाला है? प्रोडक्ट। तो व्हाट इज C हियर? इट इज द प्रोडक्ट। तो आप लोगों को इतना समझ में आया कि रिएक्टेंट कंबाइंस इन अ रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास हमें दो लॉ पढ़ने हैं, लेकिन मैं आपको तीन करा दूंगा। पहला जो लॉ है वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा अब आप एक चीज को ध्यान में रख लेना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वीडियो ब्लर तो नहीं है? देख रहे हैं? नहीं बोल रहे ऐसे हो रही है? अब ठीक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? ये कहता है आपके पास कि किसी भी रिएक्शन में, ये RX से मेरा रिएक्शन रहेगा, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में आपके पास मास ऑफ रिएक्टेंट
हमेशा इक्वल रहेगा किसके बेटा, मास ऑफ प्रोडक्ट। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट है? क्लियर है? ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये रहने वाला है। आपकी एनसीईआरटी हमें एक एक्टिविटी करने को कहती है, उस एक्टिविटी को अभी हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं, लेकिन उसको कैसे करना है आइए इस चीज़ को जान लेते हैं। पहले हमारे पास हमें कुछ रिएक्टेंट लेने हैं और उसके बाद उनको मिला देना है। जब हम उनको मिला देंगे, पहले मिलाने से पहले इनका वेट करना है रिएक्टेंट का, फिर मिलाने के बाद वेट करना है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें देखना है क्या उसमें कोई चेंज आया, तो आपका आंसर क्या होगा, शायद नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है किसी भी रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और अब ध्यान सुनना, जैसे आप पढ़ोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसे आप पढ़ोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बड़ी क्लास में, या इवन अभी वर्क एनर्जी पावर ही पढ़ लेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जहाँ पे भी आ जाए, जैसे मास का आया, तो इसका मतलब आप समझ जाना, इसमें डाल देना कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड बाय neither be created nor destroyed। समझ में आ रहा है? चल अब देख लेते हैं भैया कैसे क्रिएट नहीं होता, कैसे डिस्ट्रॉय नहीं होता। यहाँ तक तो किस चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। मेरे हिसाब से अगर लाइट कम पड़ रही है तो ये बताओ, जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे तो रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा, सिर्फ यहाँ पड़ रहा है ना, बाकी इतना तो दिख रहा है क्लियर। चल अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बेटा। अच्छा इसको देखो, अब एक बच्चा, अभी तो मेरे को शायद ग्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ बस ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखो मेरे पास मैंने एक जुगाड़ निकाला है। सर एक डाउट था। क्या बेटा, क्या डाउट था? सर NO3 क्या है, उसका वेट क्या है? NO3 नेगेटिव क्या है और उसका वेट क्या है? बेटा NO3 नाइट्रेट है, NO3 नेगेटिव। मैंने आपको बताया था ये जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं, मैं कह रहा हूँ नाइट्रेट, बंदा कह रहा है 6000। बेटा सुधर जा, अभी उम्र नहीं है 6000 लेने की तेरी। कौन सी क्लास में है? बच्चे को क्लास नहीं पता, नाइट्रेट 6000 पता है? सो रहा है। तुझे किसने बताया 6000 में क्या मिलता है? ये तो बड़े तेज बच्चे हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ नाइट्रेट एनाइन क्या है, पीछे से बोल रहा है नाइट्रेट का मास था 6000। बेटा रेट नहीं पूछा था मैं, गंदी बातें मत करा कर क्लास। सच बताऊं 6000 नहीं मिलती। चले इधर देखो, नलायक को पिटवाओगे वीडियो बंद करके। है क्या कह रहा है? सस्ती शॉर्ट में नहीं सर क्या है, इसे दे दो। अच्छा आप सुनो देखो NO3 नेगेटिव। बेटा इसका जो आपने मास पूछा, आपका जो कंफ्यूजन हुआ है वो नेगेटिव को लेकर हुआ है, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। सिंपल सी बात सुनो ना, जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला मास याद है, Na+ और Cl- का जो मास था बिल्कुल सेम वही था, बस जब कैटायन और एनायन आ जाते हैं, जब प्लस और माइनस आ जाते हैं, तो उसकी जगह पर हम लोग मॉलिक्यूलर मास की जगह पर क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। तो इसका मास बेटा वही होगा, रेट नहीं, मास। मास कितना होगा? नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा? नाइट्रोजन का बताओ कितना होता है मास? 14 प्लस 3 × 16 80 48 प्लस 14 52। ठीक है 52 होता है बेटा। 62 नहीं, 6 नहीं है, 5 है। अच्छा आप सुनो सॉरी यार, एक में से 6000 वाली फिगर बहुत 6 से डर लग रहा है मुझे। नालायक लड़के, 9th क्लास में आके सारे यूट्यूब ने तुम्हें बता दिया है क्या क्या होता है। चलो अब देखो बेटा कैसे काम करना है। पहले देखो मेरे पास एक्चुअल में जुगाड़, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत अमीर एक्सपेरिमेंट में लेता नहीं, फीस तुम वैसे ही कम देते हो, है ना, कईयों की तो आधे नहीं आती नहीं है। खैर उन सब बातों का रख के जो जुगाड़ हमारे पास हो सकता है हमने वो किया है। ठीक है अब देखो मेरी बात, ये हमारे पास मेजर करने के लिए, वेइंग करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से वे नहीं होता, आराम से रखा जाता है प्लेट में और वहाँ पे आपके पास मेजरिंग, हाँ जो महंगा आता है थोड़ा, अभी मेरी थोड़ा औकात से बाहर है, बाद में जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे 6 से 6000 तो हम भी ले आएंगे बेटा। बिगर तो क्या सोच रहा है, ले आएंगे सबके लिए बेटा। 9th में हो गया शुरू अभी तक तो समझ रहा है ना, ऐसा ही होगा।
अरे यहाँ तक तो पहुँच। नालायक लड़के सबके लिए चाहिए ही नहीं। मेरी तो शादी की उम्र में बात कर सकता हूँ ऐसी। अभी दिखाऊंगा अंकल को वीडियो, फिर 6000 बताऊंगा आज। अच्छा इधर सुनो, अब क्या करना है, मैं अपने सारे सॉल्यूशन इसमें बनाऊंगा। यार अब मैं इसमें अगर सॉल्यूशन बनाऊंगा तो दिक्कत है क्या कि इस बीकर का मास भी आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस बीकर को पहले ही नाप लेता हूँ। ठीक है, ये बीकर मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब देखो मेरे पास वो नहीं था, मैंने क्या किया, इसके अंदर कर दिया छेद पॉलीथीन के अंदर। अबे यार तुम लोगों ने कमाल कर दिया। इस छेद में इस बीकर को डालने के बाद पॉलीथीन का कोई मास होगा हमें नहीं पता, क्योंकि मैं सारे काम इसी के अंदर कर रहा हूँ, तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ह्यूमन एरर थोड़ा बहुत 2-3 ग्राम का ऊपर चल सकता है, 5-7 ग्राम का समझ जाना, ठीक है ना। इतना ही मत कहना सर आपका तो एक्सपेरिमेंट करा था, ऐसा नहीं है। देखो ये मैंने ऑन किया, ये 0-0 हो जाएगा, और अब मैं इसके ऊपर वेट डालता हूँ, तो ये आपको कुछ दिखाएगा। कितना दिखाया था? 70 ग्राम दिख रहा है आपको? 0.70 दिखा? दोबारा दिखा दें। अब पता नहीं कैमरा में दिखेगा या नहीं दिखेगा। दिख रहा है? ये 75-70, ठीक है। 70 आपको दिख गया ना। तो इस 70 ग्राम का हमारे पास क्या है, हमारा बीकर। मैंने इसको नाप लिया। रुक जा बेटा, निकल जा कुंडी। ये 70 ग्राम, ठीक है। अब देखो मैं इसमें एक सॉल्यूशन बनाता हूँ कॉपर सल्फेट का, जो कि मैंने बना रखा है। और कॉपर सल्फेट मैंने आपको बताया था कैसा दिखता है, ब्लू कलर दिखता है। कॉपर सल्फेट का बेकिंग सोडा का बनाना भूल गया, वही बना देता हूँ। तो मैं इसको ले लेता हूँ 30 ml सॉल्यूशन। कितना ले रहा हूँ? 30 ml। तू तो 60 बोल देता। मालूम तो होता है, क्या कह रहा है? मालूम सब ऐसा है। ठीक है, ये कितना हो गया? 30 ml, ठीक है। सही बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल शाम को तेरा पैक पिलाऊं। कौन सा कह रहा है पैक बन रहा है? अभी पिलाऊंगा तुम्हें बेटा, सब चीज़ पता है, 6000 ही पता है, पैक भी पता है। हैं? चलो पहले मैं सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन बना देता हूँ। देखो एक्चुअल में एनसीईआरटी ने दिया है ना, टेक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स। इसमें मैं पहला केमिकल ले रहा हूँ, कौन कौन सा? कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का और सोडियम कार्बोनेट। ये मेरे पास क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इस पे लिखा हुआ है, बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं इसको। मैं हल्का सा कहाँ ले लूँ? चलो इसी में ले लेता हूँ, पर यार तो मिक्स हो जाएगा तो बाद में गड़बड़ करेगा। तो इसको कहाँ ले लें? केक बनाने वाला। हाँ बेटा वही है, केक बनाने वाला। क्या हो गया, इतना क्यों हंस रहा है? मिल गई बेटा 6000 में, खुश हो जा बस। ये मैंने वैसे मेजर करके लेना था। क्या कह रहे हो? मैंने क्या बोल दिया ऐसा? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अच्छा देखो, बेकिंग सोडा में थोड़ा सा ब्रिस्क प्रेफरेंस होगा, और उसमें हमारे पास, छोड़ दो उस बात को, इसको भी कितना बनाना है? 40 लिखा ना, 30 लिया था भाई। लोअर मेनिस्कस देखते हैं, नीचे वाला। ये है 32 है ना, तेरी ना मेरी, 32, ठीक है भाई। पैक कैसे बनाते हैं बताओ? और वो कितना बनाओ? 30 ml। और 30 मिला दो। इतना मोटा मत पी। चल सोडा भी कह रहा है। ठीक है। अच्छा आप देखो जरा, इसको मैं 30 ml लेके सॉल्यूशन मैंने बना दिया है यहाँ पर, और कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक ही क्लियर है। अच्छा अब मैंने क्या किया, इसमें भी लगभग इतना ही लिया है, इसमें भी लगभग इतना ही लिया है, राइट। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, इन दोनों को अगेन वे कर लेता हूँ। बेटा अब आप एक काम करना, कोई भी ज़रूरत पड़ेगी, चलो ठीक है मैं ऐसे ही डाल, बैठे रहे मेरे लाल, बैठा रहे, आने की कष्ट। ये देखो अब ध्यान से, मैंने मेजरिंग वो कहाँ रख दिया, ये देखो इधर। अब मैं इसको वे कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मेरे पास ये किसका सॉल्यूशन है बेटा? सोडियम कार्बोनेट का। देखो आपकी बुक में पहला दे रखा है ना, सोडियम कार्बोनेट। हाँ जी, तो सोडियम कार्बोनेट का मैं सॉल्यूशन ले लिया। अब देखो मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है। इसका मास कितना आया था यार सिलेंडर का? 0.70, ठीक है। तो हमारे पास बीकर का मास कितना है? 70 ग्राम, छोड़ना 0.70 अंग्रेज। इसका मास देखते हैं कितना आ रहा है? 115, 105, 105 लॉग देखो 105 किलो। तो ये हमारे पास आया बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बाइकार्बोनेट ले देता हूँ। बाइकार्बोनेट का जो मास आया वो कितना आया मेरे पास? 0.105,
दिख गया कैमरे में? तो ये 0.105, ठीक है, इसको निकाल देता हूँ। और अभी हमें करना है काम, अभी हमें करना है, अरे निकल जा मेरे लाल। जो हमारे पास अगला है वो कौन सा है? कॉपर सल्फेट। अब देखो रिएक्टेंट तो हम दोनों हमको इसके लिए, अच्छा इसको आराम से करना, ये गिरना नहीं चाहिए क्योंकि जितना आपने वे किया है वो पूरा का पूरा डालना चाहिए, ठीक है, कहीं ऊपर नीचे कर दो। अभी मेरे हाथ में मार्कर पेन सब कुछ है। अब मैं जो है इसको लेने जा रहा हूँ, कॉपर सल्फेट। क्यों हंस रहा है बेटा? इतना हो गया, क्या बनाना है? 9th क्लास के बच्चे, जरा सा शुरू नहीं होता इनका। यूट्यूब पे देखने की ज़्यादा चल रही है। क्या देखते हैं यूट्यूब पे बेटा? हमें बता दे, हम भी देख लेंगे। चलो इसका वेट देखें, 100 लॉग देखना है, जो लॉग होता है ना वो देखते हैं। तो ये आया ऑलमोस्ट 0.10, ठीक है, तो ये आ गया 0.10। इसमें जो हमारे पास, अब देखो जरा ध्यान, अब एक मेरी बात सुनो प्लीज। यहाँ पर आपके पास बाइकार्बोनेट कितना है भाई? 0.70, तो इसका ही मास था, तो ये डालेंगे 0.35 मास है इसका, यानी कि 0.35 मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन है, 0.35 ग्राम। और 0.100 यानी कि 0.30 ग्राम किसका है हमारे पास? 0.30, हाँ ठीक है, कॉपर सल्फेट का। अब देखो अगला जो हम लोग काम करेंगे उसमें हमारे पास एनसीईआरटी कहती है कि जब आप इसे मिक्स कर रहे हो तब आप ऊपर से कॉर्क लगा देना, मिक्स कर मतलब कॉर्क होना चाहिए। वैसे तो ये काम सारे खुले में नहीं होते, कॉर्क लगाना पड़ता है क्योंकि कई सारी चीज़ें क्या होती है ना, मास जो गैस बन के निकलेगी ना उससे भी मास इवॉल्व हो जाता है। अभी मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखाऊंगा, उसमें गैस इवॉल्व होगी, ठीक है ना, वो आप लोग ध्यान से देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग रबर कॉर्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब मैंने इसको निकाल दिया है और इसको निकालने के बाद मैंने इसे रख दिया साइड में। नाउ मैंने एक फ्रेश फ्लास्क लिया है और इस फ्लास्क के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ? पहले कॉपर सल्फेट। हालांकि ये रिएक्शन बिल्कुल भी एक्सप्लोसिव नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोग इसका इस्तेमाल जरूर कर लेना जब भी आप केमिस्ट्री कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आंखों में फ्यूम्स जाने की और नाक में फ्यूम्स जाने के चांसेस रहते हैं। अभी जो अगला एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें मैं मास्क का और इसका यूज़ करूंगा और आप थोड़ा सा गैप देके पीछे बैठ जाना, क्योंकि धुआं उड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ेगी, आपको दिख जाएगा, खांसी आएगी। अच्छी खांसी डालनी है तो क्वांटिटी ज़्यादा ले लूँगा। अच्छी खांसी चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा ले लेंगे। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, नाउ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल मैं दूसरा पैक बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैंने जो मास्क लिया था कॉपर सल्फेट का वो, और दूसरा हमारे पास किसका था बेटा? बेकिंग सोडा का। तो ये मैंने मिक्स तो अच्छे से कर ही लिया था, हाँ जी। तो बेकिंग सोडा हमारे पास आ गया, बेकिंग सोडा मतलब बाइकार्बोनेट, हाँ, तो ये हमारे पास मास मिक्सचर हो गया। अब देखो कोई रिएक्शन इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव वगैरह थी नहीं, तो ये मैं आपको दिख रहा है कि रिएक्शन आराम से मिक्स कर चुका हूँ, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अभी आपको प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिख जाएगा थोड़ी देर, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास इस बीकर में मैं जो टोटल सॉल्यूशन यानी कि क्या बन गया मेरे पास? प्रोडक्ट बन गया है। इस प्रोडक्ट को इस बीकर में डाल देते हैं भैया जी, और फिर क्या करेंगे? इसको नाप लेंगे और इसको नापने पर लगभग ये वैल्यू इतनी ही आनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है हमारे एक्सपेरिमेंट जो का है वो यही है, मैंने करके नहीं देखा। अभी आपको इसमें प्रेसिपिटेट बनता वो भी दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है, वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जो रिएक्शन होने पर वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कि ये जो रिएक्शन थी हमारे पास, एक कैसी रिएक्शन है? एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें नीचे क्या बैठ गया है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसको मेजर करते हैं, और आजा मेरे लाल, ये आया, और इसको अगर हम लोग ऑन कर देंगे तो इसका मास आएगा 135। बेटा क्यों गलत है? देखो 0.135, कैमरा के बिल्कुल सामने दिखा देता हूँ, पॉइंट दिख रहा है बेटा, 135 दिख रहा है कैमरा में, पक्का? अब देखो जरा, आप कह रहे हो गलत है, 0.135 गलत है। मेरे मुन्ना सुन, ये तो बिल्कुल वो एक्सपेरिमेंट हो गया जो शायद डाल्टन ने भी ना करा होगा, जो हमने कर दिया। देखो
0.135 आया है हमारे पास इस सॉल्यूशन का मास, आप लोगों के सामने किया है मैंने, तो 0.135 टोटल आया। इसमें 70 तो इस बीकर का मास माइनस करो, बीकर का मास तो लेना ही नहीं है, तो बीकर का मास 70 माइनस कर देंगे पॉइंट, मतलब 135 लेते हैं, पॉइंट में डालो, 135 में 70 माइनस करेंगे 65 ग्राम। यहाँ कितना आया था टोटल रिएक्टेंट, तो यानी कि क्या ये प्रूफ हो गया? हाँ सर, बस थैंक यू, बस मैं बोलते रहो तो मैं डाल्टन बना दूंगा अगला में, टेंशन ना लो, बस पढ़ते रहो सही से, ठीक है। खामोखा एक तो ताली तेज मार देता है, ऐसे खामोखा मजे ले लेते हैं सर, हैं? एक के तो समझ में नहीं आ रहा होगा, सो रहा होगा, ताली बज रही, उठ जाओ क्या हो गया हैं? चलो ये कहानी क्लियर है। अच्छा अब देखो, वैसे बहुत ऑनेस्टी की मैं बात बताता हूँ, तो हम लोगों को ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन साइंस विद फन होनी चाहिए। तो हमारे पास एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको समझने के लिए मैं मास करा रहा हूँ, आप थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें से फ्यूम्स निकलेंगे। अच्छा फ्यूम्स आपको अच्छे निकालने हैं या फिर लोकल निकालने हैं या फिर ये कॉर्क होती है, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। किसी भी रिएक्शन के ऊपर हमें जो है कॉर्क, ठीक है, डाइल्यूट एसिड है, वीक एसिड है हमारे पास, लेकिन काम चल जाएगा हमारे पास, ठीक है, मार लेंगे भर भर के, और दिक्कतें तो काफ़ी हो सकती हैं। नीचे हमारे पास एसिड गिरेगा ही गिरेगा, जिसकी वजह से ज़मीन हमारे पास क्या हो जाएगी? सफ़ेद। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? कारपेट मत लाओ बेटा बाहर, वो जो डस्टबिन नीचे रखा हुआ है वाटर जिसमें कलेक्ट होता है ना, उसके नीचे पानी वाली भी करके वो आप लेके आ जाओ, उसको करते हैं। तो ये कॉर्क को मैं हल्का सा रिमूव कर देता हूँ, कॉर्क को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? दारू चाहिए बेटा? देख ऐसा है, सुन, हाँ अभी तो बस तू 9th क्लास में। क्या कह रहा है? गोल्ड फ्लेक? एक को तो नाम भी नहीं पता, गोल्ड फ्लेक्स। अबे तुम्हारी उम्र है, तुम्हारी उम्र कॉर्नफ्लेक्स खाने की है, गोल्ड फ्लेक की नहीं है। कॉर्नफ्लेक्स सुबह खाता हूँ, गोल्ड फ्लेक्स शाम को लेता हूँ। वाह बेटे, बहुत तेज हो रहे। अच्छा ये मेरे पास क्या है? बेकिंग सोडा। वैसे तो सोडियम कार्बोनेट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस रिएक्शन में। देखो एनसीईआरटी की पहले मैं समझा दूं क्यों करा रहा हूँ। एनसीईआरटी का मैंने ये वाला पोर्शन करा दिया है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला वाला पोर्शन समझा दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा हमारे पास पहला जो एक्टिविटी थी इसमें से Ni1 था, तो हमने कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट लेके कर लिया है। एनसीईआरटी की पहला क्वेश्चन, इन टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड लेना है तो एसिटिक एसिड तो है नहीं, कोई नहीं, हम लोग डाइल्यूट HCl ले लेंगे। पर इससे हमारे पास रिएक्शन, हाँ क्या? हाँ डाइल्यूट HCl नहीं, कंसंट्रेटेड का इस्तेमाल बेटा आप लोगों की क्लास में नहीं होगा। कंसंट्रेटेड के इस्तेमाल के लिए हमारा भी वर्जित है, हम लोग ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। हाँ तो वो लैब की परमिशन के बिना नहीं चल पाएगा। अच्छा अब देखते हैं पहले यहाँ पर इसने क्या बोला है रिएक्शन में, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हमारे पास है, ठीक है। अब देखो बेटा क्या रिएक्शन होती है, इसके पहले रिएक्शन समझ लो। CO2 निकलता है, H2O निकलता है और हमारे पास सोडियम एसिटेट निकलता है, ऐसे समझ लो। रिएक्शन में यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट इसके, ये रिएक्टेंट हो गए, इसके प्रोडक्ट CH3COONA, इसे कहते हैं सोडियम एसिटेट प्लस CO2 प्लस H2O। ये कहानी आप लोगों के पास रहने वाली है, यानी कि इस रिएक्शन में किस गैस का इवॉल्व होगा? CO2 का। और इसीलिए आपको पिछले रिएक्शन में बोला था कि आप कॉर्क का इस्तेमाल करें। जब आप कॉर्क का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा एसिटिक एसिड तो हमारे पास है, तो हम एसिटिक एसिड का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। वो जो डाइल्यूट HCl है एनसीईआरटी ने बोला भी नहीं है, तो हम लोग इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों को फ्यूम्स आराम से दिखने वाले, हाँ जी
क्या हो गया बेटा? आपने मास्क लगाया इसलिए मुंह अंदर आ रहा है। अच्छा मैंने मास्क लगाया तू मुंह अंदर डाल रहा है। मैं कल को कुछ और करूँगा फिर। एसिडिक एसिड है ना विनेगर, इसमें एसिडिक एसिड होता है, ठीक है। तो खुल जा भाई, सर ठीक है। बॉम्ब का साउंड इफेक्ट डाल देना। क्या डाल दो? बॉम्ब का साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट? बम नहीं फूटेगा इसमें, रिएक्शन आपको होती हुई दिखेगी बहुत ही प्यार से, और बुलबुला आएगा ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर आएगी। और अगर होता कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है? एक कवर सर इसका सही पे कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं कवर। हाँ फ्री में कार्बन डाइऑक्साइड बना ले, तेरा ये एसिड और ये तो चाचा की फैक्ट्री से आ रहा है, फ्री में कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एसिडिक एसिड है, और इस रिएक्शन को लेने पर आप लोग देखेंगे एसिड को कम डालना है, मज़े लेने हैं तो ज़्यादा डाल देते हैं। सर 60 ml डाल दो। भाई मेरे को छोटी भाई ये तो लग भी रही है, 40 ml डाल देता हूँ, ठीक है ना, तेरी ना मेरी। 90 ml। चलो ज़्यादा तो नहीं आया, लेकिन डालो। क्या डालो? ये आ तो रहा है, नहीं सर मैं अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। तो रुक जा क्या फ्यूम्स बेटे ज़्यादा नहीं ले रहा था ना, वो जो 10th का एक्सपेरिमेंट कराया था उसमें बिल्कुल फ्यूम्स जो ऊपर आए थे, जो आप कह रहे हो वो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड दिखानी थी, आपको तो समझानी है कि अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ निकली है। क्या फ्यूम्स देख रहे हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूम्स ऐसे नहीं दिखेंगे, वो तो वाइट कलर की होती है। ये आपके पास देखो, पहले देखो ये जो इसका सुनो, जो इसका ये आपके पास उठता हुआ दिख रहा है ना इफेक्ट, फूल रहा है जो यही चीज़ आपके केक में इस्तेमाल होती है। अभी इसके फ्यूम्स आ रहे हैं, मेरे को यहाँ पे खुशबू आ रही है क्योंकि मैं पास में हूँ, ठीक है। तो इसमें CO2 रिलीज हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो सॉल्ट बना है किसका है? सोडियम एसिडेट का सॉल्ट बन गया है, और सॉल्ट नीचे बैठ चुका है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट नीचे बैठ चुका है और पानी इसमें है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आपको CO2 बाहर देखनी है उसके लिए फिर मोमबत्ती चाहिए होगी, मोमबत्ती है नहीं, नहीं भाग के कहाँ लाना है, आज के लिए रह देते अगली क्लास में करेंगे, हैं? नलायकों, तो ये समझ में आ गया, CO2 का देख लिया। चलो ऐसा करते हैं, फिर तुम्हें CO2 मजे लेने हैं तो हम लोग जो है अभी कर लो। तैयार हो? क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, ये वाली जो है यही है। इसमें एक्चुअली में क्या है, बेकिंग पाउडर बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसमें करते रहा हूँ। क्या देख रहे हो लोग? तुम्हारे लिए हमने बेकिंग पाउडर दान कर दिया, फीस बढ़ाऊंगा तुम्हारी अगले साल से। ये क्या है मेरे पास? ये जरा सा बच्चा कुछ कहता भी नहीं है, तो इसके नाम पर मजे लेता रहता है। मैं गोल्ड फ्लेक्स कुछ नहीं होता, गोल्ड फ्लेक होता है, सीख तो ले कम से कम। बाहर जाके बेइज्जती करवाएगा मेरी, सर को ये भी नहीं पता दे रहे। थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाए यार, गेट वेट खोल देना, ठीक है। और अच्छा इसके बाद फिर ऐसा करते हैं ना, सुनो ये तो नहीं, मेरी बात सुनो, ये तो फन वाली चीज़ है ना, तो इसको तो हम लोग लास्ट में कर लेंगे आज के क्लास के। पहले चीज़ें तो समझ लेते हैं, क्लास तो कंप्लीट करा दो तुम्हारी। टाइम देख ले कितना हो रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहले मैं आगे का समझा देता हूँ, फिर ये काम लास्ट में कर लेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कोई भी टेबल पर ना आए, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हादसा हो गया तो दिक्कत है। ये एल्यूमिनियम फॉइल भी आप ऊपर से लगा सकते हैं रबर कॉर्क की जगह, ये भी गैस को बाहर जाने नहीं देता है। तो अभी सस्ता, मजबूत और टिकाऊ, अपना तो जुगाड़ ही गया है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको समझ में आया। दूसरा है लॉ ऑफ कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
उसे अलग ही पढ़ी है। सेकंड लॉ सेकंड लॉ ऑफ बताइए क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? सर चेंज इन वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या? F equal to NA F इक्वल टू ma। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम चलो दूसरा जो इसमें लॉ है वो किसका लॉ है बेटा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। और देखो ये कहता है कि जब भी एलिमेंट कंबाइन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। इस गेट को हल्का सा पुश कर दो बेटा। जब भी एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो वो इस तरीके से होते हैं कि चाहे वो आप एलिमेंट फिर कहीं से भी उठा लो, दुनिया के किसी भी कोने से उठा लो, वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो बाय मास के हिसाब से कन्वर्ट होंगी। सर कुछ समझ में नहीं आया। समझ, मैंने आपसे कहा आप लोगों ने वाटर ले लिया। क्या ले लिया? वाटर ले लिया। वाटर एक ने कहा सर मैं लेके आया था यहाँ से अपने घर से, तो उसने कहा नहीं सर मुझे पसंद नहीं है, मैंने सुना है वो एक बंदा है मेरा दोस्त फ्रांस का पानी पीता है। मैंने कहा पीने दे। मुझे नहीं पता विराट कोहली कौन है, मजाक कर रहा हूँ भाई। मैं नाम लेना चाह रहा था यार, तुम लोग कहोगे सर हमें ही पिला दो फ्रांस का पानी, फिर मैं कहाँ से पिलाऊंगा? फिर मैं तुम्हें कुछ ही पिला दूँगा, कह दूँगा फ्रांस से। मैं भी तो ऐसे ही करूँगा ना यार, इतने अमीरों वाले शौक काम पाल सकते हैं भाई हम। 20 रुपए की पानी लेना तो मौत आती है, बड़ी वाली बोतल लेता हूँ 20। तुम्हें 20-20 रुपए का पानी पिलाऊंगा मैं बिस्लेरी का है? चलो नहीं ऐसा नहीं है कि टैप वाटर पिला देता हूँ, आता प्योर वाला ही डिस्टिल्ड वाला। अच्छा ये देखो ये H2O था भाई के घर वाला जयंत के, ये लंदन का था, एक फ्रांस का था। फिर मेरे से बोला किसी ने तो मैंने कहा ये हस्ताल के नाले वाला, हस्ताल का नाला काली बस्ती वाला नाले का केले। सर एक रशिया का चलो भाई एक भाई के लिए रशिया का पानी ले लेते हैं। रशिया वाले पानी निकाल देते हैं। इधर देख लो नालायकों। अच्छा सो कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक, कहने का मतलब ये था कहीं से भी उठा लो, खामोखा इतना लिखवा दिए। जो मास है उसको देखते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना है? 2। ऑक्सीजन का मास कितना है? 60। तो ये 1:8 में कोई भी वाटर होगा कहीं से भी लोगे हमेशा कंबाइन होगा फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट बोल लो या डेफिनेट प्रोपोर्शन बोल लो, ये आपके पास बिल्कुल सेम है। मैं एनसीईआरटी की अगर आप लोगों के लिए लाइन पढ़ दूं, मैं अगर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ दूं, कहाँ है देखो भाई क्या कहती है लाइन? In a chemical substance, the element are always present in definite proportion by mass। समझ में आ गया? किसने दिया था ये? जोसेफ प्राउस्ट। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? अब क्या बेटा? तो यहाँ पे वाटर का वही लिया है, 9 ग्राम ऑफ वाटर का डिकम्पोज करते हैं आप, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन आएगा उसमें और 8 ग्राम क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों के सामने प्रॉब्लम कई सारी थी कि भाई ये एटम कैसे कंबाइन होते हैं, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो इसके लिए साइंटिस्ट कौन आए थे? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने बेसिक थ्योरी दी थी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, और उन्होंने अपने लॉ दिए। बेसिकली डाल्टन के कुछ पोस्टुलेट्स थे, उसको पढ़ते हुए हम लोग पहले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब सुनो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आप लोगों के 9th के बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, पर कंपटीशन में पूछा जा सकता है। कौन सा है? अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहले मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझाता हूं, फिर मैं आप लोगों को डाल्टन के पोस्टुलेट समझाऊंगा। इससे क्या होगा कि हम लोग ये तीनों लॉ पढ़ चुके होंगे, उसके बाद डाल्टन के सभी पोस्टुलेट्स को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। शैल वी बिगिन? ओके। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि जब भी एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो ऐसा एलिमेंट जिसका मास फिक्स रहता है उसके साथ कंबाइन होने वाला दूसरा एलिमेंट हमेशा बियर करेगा रेशियो ऑफ सिंपल नंबर। हो गए तोते? कुछ समझ में नहीं आया? आइए समझने की कोशिश करें। देखो मैंने कहा जब भी हमारे पास एलिमेंट कंबाइन हो, एलिमेंट कंबाइन कर दीजिए, एक जगह वाटर बना दीजिए, और एलिमेंट कंबाइन होने के बाद वो एलिमेंट जो
फिक्स वाले एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। फिक्स एलिमेंट में लेट्स से हाइड्रोजन मान लेता हूं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बेटा H2O भी बनाता है और H2O2 भी बनाता है। ऐसे केस में हमारे पास आपका यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 के साथ रिएक्ट करता है। अगर आप उन एलिमेंट का रेशियो निकालोगे जो कि आपके पास क्या होंगे, रिएक्ट हो रहे हैं फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट से, यानी कि 32/16, तो ये हमेशा सिंपल रेशियो 2:1, 1:3, 2:3 इस तरीके से ही आएंगे। बहुत ज़्यादा वैलिडिटी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। कौन से एलिमेंट, वो एलिमेंट जो फिक्स्ड मास वाले के साथ रिएक्ट होते हैं। जैसे और सुन लो क्या दिक्कत हो, NO2 और N2O5। अब ये तो आपको प्रॉब्लम कर देगा। क्यों प्रॉब्लम कर देगा, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट फिक्स ही नहीं है। इसके अलावा मैं ऐसे कर लेता हूँ CO और CO2, इसको भी समझाता हूँ, इसका भी केस बन जाएगा। इसका केस थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, बट मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर आपको देखो CO और CO2 है, तो क्या होगा 12 ग्राम 16, 12 ग्राम 32, तो रेशियो कितना है, 16/32 कर दो 1/2 या 32/16 कर दो 2/1। तो समझ में आया क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब अगर आप लोगों को कहे कि क्या ये मल्टीपल प्रोपोर्शन ओबे करता है, आप लोगों के हिसाब से टफ हो जाएगा। मैंने लिख दिया है गलती से, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो बता देना एक बार, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, टेम्परेचर काफ़ी ठंडा हो चुका है मेरे हिसाब से। एसी का रिमोट तो मिल नहीं रहा, कहाँ बेटा, ओ हैं, नहीं कुछ तो बोला इसने। तू जिस ख्याल में खोया हुआ है ना, कुछ गलत चीज बोल रहा था। ये गलत चीज तो बोल रहा है, मैं देखा हूँ। अरे देखो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। NO2 एक तरफ आप लिख लो नाइट्रोजन का मास, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना मास है 14, ये कितने के साथ कंबाइन हो रहा है 32। दूसरा है N2O5, N2 का मतलब 28 और O5 का मतलब 80। फंस गए। तो एक्चुअल में आपको कुछ नहीं करना है, आप एक काम करो, एक को फिक्स करना है ना और दूसरे को रिएक्ट कराना था। फिक्स वाले एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट को रिएक्ट कराना था, तो फिक्स एलिमेंट कौन सा करेंगे, नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको × 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाइट्रोजन को जब मैंने × 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना हो गया 28। तो 28 के साथ अब इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा बेटा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 64। अभी देखो 28 हो गया, सेव कर दिया। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, उस एलिमेंट के साथ जो फिक्स है उसके साथ रिएक्ट करने वाले एलिमेंट एक सिंपल होल नंबर का रेशियो लेकर आएंगे। देखो 28 रेशियो निकाल लो, 64/80, 16 4 या 64, 16 5 या 80, 4:5 आ गया आंसर सिंपल। तो ये चीज आप लोगों के साथ कंपाउंड में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है। समझ में आया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसके थे, जॉन डाल्टन के। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। लेबोजियर का कौन सा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कंजर्वेशन ऑफ मास। जोसेफ प्राउस का कौन सा था बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। और जॉन डाल्टन के कौन सा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वैसे तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी है, लॉ ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी है। ये सब जब हम लोग 11th क्लास में आएंगे, कुछ चीज़ें वहाँ के लिए भी छोड़ देते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को NCERT का एक पैरा जो हमारे पास है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक लाइन। सबसे पहला कहता है जॉन डाल्टन के पोस्टुलेट्स, ये आप लोगों के पेपर में आ सकता है। पहला कहता है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सारे मेटल्स जो मैटर है किसके मिलके बने हुए हैं, एटम्स के, और वही एटम पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। पहला लॉ क्लियर। दूसरा कहता है एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब बेसिकली इसके अकॉर्डिंग एटम ही सबसे छोटी चीज है। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो आपके पास एटम्स हैं उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड के लिए बिल्कुल सेम है। जैसे H2O है तो हर जगह पर लिक्विड ही रहेगा,
और इसका मास 1:8 के रेशियो में रहे। नेक्स्ट हमारे पास ये कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो डिफरेंट एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन का मास कुछ और है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और है। ऑक्सीजन का मास 16 है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और है। तो अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग मास होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है एटम कंबाइंस इन अ रेशियो ऑफ होल नंबर टू फॉर्म्स कंपाउंड। ये मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से कंबाइन करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैंने दोनों लॉ इसी के लिए समझाए। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये कहता है जो एक आपको कंपाउंड दिया है उसमें n और o है वो फिक्स ही रहेंगे। जैसे N2O5 में N2 और O5 रहे, कहीं से या ढूंढ लो N2 और O5 के मॉलिक्यूल में। H2O में दो H2O के एटम और एक O के एटम फिक्स रहेंगे। ठीक है, तो ये लॉ थे जो आप लोगों के पास यहाँ पर डाल्टन साहब ने बताए थे। ये आप लोगों से पूछा जाता है कि आपके पास कैसे होता है। पहला वाला रिएक्शन इनर रिएक्शन 5.3 ग्राम, उसमें हम लोगों ने देख लिया, अभी देखेंगे। करनी है लास्ट में आप लोगों को बीसी, है ना, तो करा देंगे बेटा। बातचीत, बीसी का मतलब तुम क्या समझ रहे थे? हाँ, बातचीत समझ नहीं है, बस तो बातचीत करो, कोई दिक्कत थोड़ी है बातचीत करने, लेकिन वो जो तुम सोच रहे हो वो मत करना, ठीक है? ऐसा मत सोच प्रकाश। क्या सोच रहा है बेटा तू? नहीं बता दे क्या सोच रहा है। अच्छा देखो, पहले उसने बोला था मेरे को सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम, देखो रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड एंड इट गिव्स 0.9 ग्राम वाटर, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट एंड 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है, शो करना है, कहना यस। अब क्या करना है, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल अगर आता है तो यस इट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर ऐसा नहीं होता तो आप कहते हैं नो दे आर नॉट ओबेइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी यहाँ पे कर रहे हैं तो इधर 11.3 और इधर करेंगे तो ये भी 11.3, ठीक है, तो दोनों सेम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। कितने मास से कंबाइन करने के लिए बोल रहा है हमें? 1:8 के रेशियो से। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये किया ना, 14 के लिए अगर 32 कराया था, जब मैंने इसको डबल कर दिया तो ये भी डबल करना पड़ा। ये समझा दिया मैंने इसलिए तो कहा देखो मैं आपको डायरेक्ट बता देता, लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताने के बाद आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। जैसे कि इसने बोला कि 1:8 मास रहता है, अगर आपके पास 3 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया तो ऑक्सीजन का कितना लेंगे? अरे भाई 1 से 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो बेसिकली इसको भी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो करा, जब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करी थी तो यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करी तो 8 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो। भाई हाइड्रोजन को 1 से 3 ग्राम में बना दिया आपने, तो 8 से भी तो 3 में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 24 का। ठीक है, ये कहानी रहती है। Which postulates of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? Atoms of given element are identical in mass and chemical properties. नहीं, ये second law. Atoms are individual particle which cannot be created or destroyed in the chemical reaction. ये law of conservation of mass को govern करता है, ठीक है? Next है which postulates of Dalton atomic theory explain the law of definite proportion. ये कौन सा law बताओ? जो 5th लॉ है, एटम कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये वाला जो लॉ है 5th लॉ आपकी बुक के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास डाल्टन की थ्योरी को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, ठीक है? तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो कि जोसेफ प्राउस ने दिया था, जो प्राउस ने स्टेटमेंट दी थी, लेकिन यहाँ पे डाल्टन का बोला है कि डाल्टन के कौन से पोस्टुलेट इसको, ये मत सोचना कि डाल्टन ने दिया था, इसने कहा था डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट इसको ओबे करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लाइन का मतलब ये, ठीक है? तो ये कहानी रहती है। अच्छा, पहले वाले रिएक्शन करके आज का विदा लेते हैं और यहीं पर आप लोगों की क्लास आउट हो जाएगी जैसे ही यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी मात्रा में निकलेगा, ठीक है? तो कोशिश करेंगे, और इस बार नहीं निकली तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, और मैं पहले ही बता रहा हूँ, भगा दूंगा ऐसे भाग जाना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व होगी, बीकर भी फूक सकता है, ऐसा कुछ होगा होगा
सावधान रहिए सतर्क रहिए। 1 मिनट रुक जाओ। अरे सर रुक जाओ। हो गए भाई सावधान हो गए सर। सावधान तो हो जाऊं ना। अरे क्या अरे फ्यूम्स निकलेंगी। सर कांप रहे हैं। इस बारी खुशी हो गया यार। इस बार पता है क्या कमी हुई है? इस बार मुझे लग रहा है माल कम था। माल आ गया, आ गया। देखते रहो फ्यूम देखो अब तुम। ठीक है, तो एक्चुअल में ये फ्यूम दिख रहे हैं ना आपको? फ्यूम भी दिख गए। अब तो कोई शिकायत नहीं है आप लोगों को। सर उस बैच में कराया था, हमें नहीं कराया था। अब तो यार आएंगे भी नहीं, होगा जितना होना। बस हो गया, अब तो जितना रिएक्ट करना था उसने कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। तो आई होप आप लोगों को मजा आया और फ्यूम्स बाहर निकले काफी, है ना। इसको रिएक्शन को ऐसे ही करना है सर। प्रोटेक्ट ग्लास होने चाहिए, मास्क होना चाहिए और हमेशा इसे दूर रखें आपको, ताकि फ्यूम्स उस तरफ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।